नकवी साहब, ये जो पूरा मामला है, देखिए मुसलमानों को जब टारगेट किया जाता है तो दो चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कई कई शादियां करते हैं, और दूसरी तरफ पंचर बनाते हैं, पंचर बनाने वाले हैं, यानी पिछड़े हैं, नासमझ हैं, अकल नहीं है, दकियानूसी है, ये तमाम तरह की चीज़ें उनसे जोड़ दी जाती। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं ये तो कहानी उलट देते हैं। जैसा अभी सिंह साहब ने भी कहा कि ये तो नई जागृति की खबर लेकर आ रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर मुसलमान परिवार नियोजन अपना रहे हैं, बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं, तो इसको क्यों रजिस्टर अभी तक किया क्यों नहीं गया हमारे यहाँ? लगातार वही पुरानी चीजें दोहराई जाती रही। मुकेश जी, जो जनसंख्या का सवाल है और जो जनसंख्या वृद्धि का सवाल है, वो सवाल का मतलब किसी भी धर्म से नहीं है, किसी भी धर्म से नहीं है। ये जनसंख्या का जो सवाल है और परिवार नियोजन के जो तरीके हैं, वो कितने अपनाए जाते हैं, कितने नहीं अपनाए जाते, ये सीधे सीधे इस बात पर निर्भर है कि उस समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है। 1992 में, जैसे आपने ही जिक्र किया कि 1992 से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शुरू हुआ। पहला सर्वे 1992 में हुआ था और अभी 5वें सर्वे की रिपोर्ट आई है 2021 की। तो 1992 से लेकर 2021 तक के 30 सालों का आंकड़ा है, जिसमें एक चीज लगातार है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर जन्म दर जो है कम है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जन्म दर ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो 1992-93 में अर्बन इलाकों में 2.7 का फर्टिलिटी रेट था, ग्रामीण इलाके में 3.7 का फर्टिलिटी रेट था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहाँ पर एजुकेशन है, शिक्षा है, वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर है और इसलिए वहाँ पर जनसंख्या को लेकर के एक दूसरे तरह की चेतना, दूसरे तरह की सोच है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात है कि शहरी इलाकों में बच्चों को पैदा करना खर्चीला हुआ है, यानी आप बच्चे पैदा करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, पढ़ाने का खर्च है। और 30 साल पहले तो बहुत कम खर्च होता था बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि तमाम सरकारी स्कूल थे, एडेड स्कूल थे, बहुत कम पैसे में पढ़ा सकते थे। आप आज एक बच्चा पैदा करो और उसकी पढ़ाई का खर्चा आपको मालूम है कि नर्सरी से लेकर के जो शुरू होता है तो कितना महंगा है एक बच्चे को पढ़ाना। तो इसलिए शहरी इलाकों में हमेशा वो कम रहा। ग्रामीण इलाकों में क्यों जो है फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहा? इसके दो कारण हैं। एक तो यही अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ापन। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो इनको एक एक घर में एक बच्चा पैदा होता था तो एक वर्किंग हैंड पैदा हुआ, यानी एक काम करने वाला पैदा हुआ। तो अगर घर में 4 लोग काम करने वाले हैं तो उन ज्यादा कमाई होगी। तो चूंकि वहां पर गांव के इलाकों में ज्यादातर जो काम धंधे थे वो मजदूरी के, मेहनत के या पुश्तैनी धंधे थे कि साहब कढ़ाई बुनाई कर लीजिए या उस तरह का काम, सिलाई कर लीजिए, उस तरह काम कर ले जहां पर ज्यादा वर्किंग हैंड चाहिए। तो वहां पर वो आबादी को घटाने के बारे में लोग नहीं सोचते थे। तो ये लगातार पिछले 5 सर्वे में ये बात कॉमन है कि शहरी इलाकों में हमेशा जो है फर्टिलिटी रेट कम रहा है और ग्रामीण इलाकों में वो ज्यादा रहा है। और केवल ये अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे शिक्षा, जहां पर शिक्षा नहीं है, जैसे आज के ये मैं अभी आपको नेशनल ये NFHS 5 के आंकड़े बता रहा हूं कि जिन जिन परिवारों में जैसे नो स्कूलिंग, स्कूल गए ही नहीं, वहां पर फर्टिलिटी रेट 2.82 है। जो 5 साल तक पढ़ाई कर ली, जिन्होंने 5 साल स्कूल गए, वहां पर 2.3 है। जो 5 से 7 साल गए वहां पे 2.2 है। और जो 12 साल जिन्होंने पढ़ लिया स्कूल में, वहां पर फर्टिलिटी रेट जो है 1.78 है, आधे से कम हो गया। यानी जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती गई, स्कूल में आप ज्यादा पढ़ते गए, वैसे वैसे आपका फर्टिलिटी रेट कम होता गया। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC, इनमें आज भी फर्टिलिटी रेट जो है 2 से ऊपर है, जबकि जो भारत का जनरल फर्टिलिटी रेट है जिसको हम कहते हैं वो
8 वेट के आसपास है, यानी जनरली तो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी है, इनमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा है बाकी सारी जो है कम्युनिटी से। क्यों? तीसरा जो कारण है वो आर्थिक कारण है। जैसे जो सबसे गरीब हैं, अधिक गरीब हैं, उनमें फर्टिलिटी रेट आपको आज की तारीख का ये जो ताजा NFHS 5 है, इसका आंकड़ा बोलता है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उनमें फर्टिलिटी रेट 2.63 है, और जो मध्यम वर्ग है, जो है उनमें 1.89 है, और जो संपन्न वर्ग है उनमें 1.74 है, और जो अति संपन्न है उनमें 1.57 है। यानी जैसे जैसे आप गरीबी से संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट कम होता जाता है। तो ये जो है बेसिकली ये इसलिए है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं, इसका लेना देना सीधे सीधे ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी जो है शिक्षा कैसी है। तो मुसलमानों को, केवल मुसलमानों की ही बात नहीं है, जो मुसलमान है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इन तमाम तरह के जो मार्जिनलाइज हाशिए पर जो समुदाय हैं, उन सब में जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ आर्थिक जो है संपन्नता नहीं है, वहाँ फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि जैसे अभी कुरैशी साहब बोल रहे थे परिवार नियोजन के आंकड़े, तो मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा इसी सर्वे से देता हूं, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसमें यह कहा गया कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो परिवार नियोजन के तरीके, मॉडर्न तरीके लोग अपनाते हैं, उनमें जो बेरोजगार लोग हैं वो तो 53% लोग ही परिवार नियोजन के तरीके अपनाते हैं। जो रोजगार वाले हैं, जिनके पास कोई ना कोई रोजगार है, वो 66% लोग जो है परिवार नियोजन के तरीके अपनाते हैं। अब आपके सामने क्लियर है कि आबादी क्यों बढ़ रही भाई, जब वो जो रोजगार है जिसके पास, जो थोड़ा बहुत भी कमा रहा है, वो 66% लोग जो हैं वो परिवार नियोजन के तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनमें केवल 53% लोग अपनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा जो है डेटा है, या पूरी जो स्थिति है, उस स्थिति के पीछे जो रूट कारण एक तो आर्थिक संपन्नता, विपन्नता है, गरीबी और ये। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई मुसलमान या जो भी दूसरे समुदाय हैं उनमें जो है फर्टिलिटी रेट कम हो, तो हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा, हमें उनके आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो ये फर्टिलिटी रेट कम होता जाएगा। और ये कम हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि साहब मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट, तो इस समय जो है, जो पहला सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 4.41 था, आज ये 2.36 है। कितनी गिरावट है? 34% की गिरावट है। समझ रहे हैं? हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट था पहले 92-93 में वो 3.3 था, आज वो 1.94 है। उनमें कितनी कमी आई? 41%। तो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में 41% गिरावट आई है पिछले 30 सालों में। मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में 34% गिरावट आई है। तो ये जो 7% का गैप है वो तो तुरंत फिल हो जाएगा जैसे आप मुसलमानों को आप उनको शिक्षा के लिए अग्रसर करें। और हमको मालूम है कि मुसलमानों में शिक्षा की क्या स्थिति है, मुसलमानों में काम धंधे की, रोजगार की क्या स्थिति है, उनमें कितने ग्रेजुएट हैं, कितने सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आ पाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर ही। और उनको मालूम, और उनकी अगर वो चाहे करके भी, भाई आज के तारीख में मुसलमान चाह करके भी अगर कोई सोचे कि हमको आबादी बढ़ानी, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो बच्चे पैदा करेगा, उसको पढ़ाएगा कहाँ पे? हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी हैं, उसका इलाज कहाँ कराएगा? संभव नहीं है। तो वो सभी जितने भी लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, वो 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर रहे हैं। और जब, जैसे अभी हमने कहा कि अगर आज के तारीख में फर्टिलिटी रेट 2.36 है, यानी 2 बच्चे से थोड़ा ज्यादा, तो ये बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे ये घट जाएगा। और दूसरी बात, ये सब मिथ फैलाया जाता है कि मुसलमान जो है परिवार नियोजन नहीं अपनाते। भाई आज दुनिया के 49 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं जिसमें परिवार नियोजन को बहुत अच्छी तरह से अपनाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है। बांग्लादेश उसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है, ईरान भी उसका ताजा उदाहरण है, जहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से कम हो गया है, यानी उनकी जो आबादी है उसमें अब
घटोत्तरी शुरू हो जाएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि आबादी स्थिर रहे उसके लिए न्यूनतम 2.1 का फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। अगर ये फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाता है तो आबादी घटने लगती है। तो ये जो पूरा जो फैलाया जा रहा है प्रपंच, ये बेसिकली जो है वो एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम है। और जो बात अभी कुरैशी साहब कह रहे थे कि भाई लोगों को क्या है, मालूम नहीं, मालूम सब है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं, हर साल आते हैं, सार्वजनिक हैं। आप में से भी जो लोग चाहें वो गूगल पर जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे 5 जो है सर्वे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। जी।